हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 7 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं प्राचीन राजधानी, जहां शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र पहले की तरह ठंडा नहीं था। प्राचीन राजधानी के 100 किलोमीटर के भीतर मुरझाई हुई घास आसमान को ढंक रही थी। पहली नजर में पूरा स्थान धूसर और रंगहीन था। प्राचीन राजधानी ग्रे, भूरे और पुराने तांबे के रंग की थी। शहर की दीवारों के अंदर कुछ चमकीले रंग के टॉवर केवल कृत्रिम सजावट थे। शहर को 4 दिशाओं में बनाया गया था। शहर के केंद्र के जितना करीब कोई था, सड़कें उतनी ही चौड़ी थीं। उन्हें घंटा घर के चारों ओर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था। प्राचीन राजधानी का जादू संघ घंटा घर में स्थित था। जादू संघ के अधिकांश स्थान ऐतिहासिक स्थल थे, या यूं कहें कि ये स्थल हमेशा जादू संघ के कब्जे में रहते थे, जिसका शहर में सर्वोच्च अधिकार था। इस प्रकार लंबे इतिहास वाला प्राचीन घंटाघर हमेशा लोगों से भरा रहता था। हंटर यूनियन ड्रम टॉवर पर था, जो घड़ी टॉवर से केवल 1000 मीटर की दूरी पर था, जहां मैजिक एसोसिएशन स्थित था। दोनों टॉवर एक दूसरे के सामने थे, जैसे कि दो विशाल चील उस जगह की रखवाली कर रहे हों। शहर के बाहर सैन्य बल तैनात थे। इस प्राचीन चेंगदू को कई चीजों से खतरा था। उनमें से मरे हुओं का मकबरा, जिसे विश्व सभ्यता के रूप में सूचीबद्ध किया जाने वाला था, और किनलिंग पर्वत के राक्षसों ने पहले ही इस शहर को कई सालों तक शांति से रहने से रोक दिया था। ऐसा कहा जाता था कि चाहे वह शहर के अंदर हो या बाहर, जब तक कोई जमीन में 100 मीटर तक खोदता है, वहां निश्चित रूप से हड्डियां मिल जाती हैं। हड्डियां हो डरावनी नहीं थीं, क्योंकि वे केवल योद्धाओं के अवशेष थे। भयावह तो वे प्राणी थे जो कंकालों में बदल चुके थे, लेकिन फिर भी इस दुनिया के लिए तरस रहे थे। इन जीवों में अक्सर कोई याददाश्त और चेतना नहीं होती थी। वे जंगली जानवरों की तरह ही भूखे और जानलेवा होते थे। अगर आसपास कोई जीवित प्राणी होता, तो वे पागलों की तरह उस पर झपट पड़ते। इसलिए हंटर्स यूनियन, मैजिक एसोसिएशन और सेना को हर महीने अंतहीन काम करना पड़ता था, जो इन प्राणियों को शुद्ध करना था। झांग शियाओहो ने जल्दबाजी में शंघाई छोड़ दिया। जब वह लिनटोंग सेना में वापस आया, तो उसे तुरंत मरे हुए लोगों को साफ करने का एक कठिन मिशन सौंपा गया। झांग शियाओहो कुछ समय से सेंट्रल कॉन्टिनेंट में था। ज्यादातर समय वह गश्त, प्रशिक्षण, सीखने और खेती के प्रभारी थे। हालांकि सेना ने उसे कुछ काम सौंपे थे, लेकिन वे बहुत मुश्किल नहीं थे। झांग शियाओहो जब वापस लौटा, तो उसे तुरंत एक आदेश मिला। यह आदेश था कि शियांची में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया जाए। लोग बेचैन शियांची की जांच करने के लिए करीब आधे महीने पहले ही निकल पड़े थे। एक तरफ उन्हें यहां मरे हुए लोगों की वृद्धि दर का निरीक्षण करना था, और दूसरी तरफ उन्हें शियांची के आसपास बिखरे हुए गांवों को जितना संभव हो सके उतना फैलाना था। इस भूमि के लोग मरे हुओं के साथ एक ही भूमि साझा करते थे। भले ही वे जादूगर न हों, फिर भी मरे हुओं के हमलों से बचने के लिए उनके पास अपने तरीके थे। कुछ ज्यादा क्रूर जनजातियां तो अपनी आजीविका चलाने के लिए मरे हुओं की भूमि पर भी निर्भर थीं। यह इस क्षेत्र में कोई दुर्लभ दृश्य नहीं था, और लगभग 1000 साल से ऐसा होता आ रहा था। मरे हुए लोग लोगों के लिए सामान्य जंगली जानवरों की तरह ही थे। जब तक तरीका सही था, भले ही मरे हुए लोग बेहद क्रूर हों और हर जीवित चीज को मार दें, फिर भी वे शांति से रह सकते थे। कुछ समय पहले ड्रिफ्टिंग सैंड नदी बेचैन हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक अजीब तूफान आया था। जो जीव भूमिगत हाइबरनेट कर रहे थे, वे पिछले महीने में बार बार जाग रहे थे। किसी चीज के जागने का मतलब था कि और ज्यादा हत्याएं होंगी। बहती रेत की नदी में अराजकता थी, और मरे हुओं की भूमि अब पहले जैसी शांतिपूर्ण नहीं रही। मरे हुओं की भूमि की दरारों में जीवित रहने के लिए अपने प्राचीन तरीकों पर निर्भर रहने वाले गांव बहुत खतरे में थे। सिर्फ एक रात में 4 गांव इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र से पूरी तरह से गायब हो गए थे। मैजिक एसोसिएशन और हंटर्स यूनियन के लोग इस स्थिति से बेहद चिंतित थे।
उन्होंने तुरंत स्काउट्स को आसपास के गांवों को सूचित करने के लिए भेजा कि जैसे ही उन्हें कोई बेचैन आभा या ऊर्जा तरंगें दिखें, वे तुरंत खाली हो जाएं। हालांकि कुछ समय पहले ही स्काउट्स ने शियांची के आसपास की जमीन पर तेज हवा का झोंका महसूस किया। जब वे गांवों में लोगों को निकालने गए तो वे अचानक गायब हो गए। हालांकि झांग शियाओहो का मिशन ग्रामीणों को बचाना था, लेकिन स्काउट लगभग 2 महीने से लापता थे। उच्च अधिकारियों ने मूल रूप से झांग शियाओहो और उसके दल से उनकी मृत्यु के कारण की जांच करने और उनके अवशेष खोजने के लिए कहा, ताकि वे मैजिक एसोसिएशन और हंटर्स यूनियन को स्पष्टीकरण दे सकें। गंभीरता से हमें इस तरह के मिशन पर भेजना, 2 महीने से लापता स्काउट्स की तलाश में। वे पहले क्या कर रहे थे? टीम के स्काउट वांग टोंग ने कोसा। झांग शियाओहो की टीम में कुल 9 लोग थे। पारंपरिक सैन्य संरचनाओं के विपरीत, जहां एक अधिकारी बैटल मैच के दस्ते का नेतृत्व करता था, झांग शियाओहो एक विशेष समूह से संबंधित था। आमतौर पर वह अधिक कठिन मिशनों को अंजाम देने के लिए अन्य उत्कृष्ट अधिकारियों के साथ काम करता था। उसे एक विशेष बल माना जा सकता है। टीम में अधिकारी रैंक वाले बैटल मैच शामिल थे। कुल मिलाकर 2 स्काउट थे जो रास्ते की टोह लेने, राक्षस जानवरों को लुभाने और अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। झांग शियाओहो स्काउट्स में से एक था और दूसरा वांग टोंग था। वर्तमान में वांग टोंग और झांग शियाओहो टीम के सामने चल रहे थे। वांग टोंग एक पागल था। वह यात्रा की शुरुआत से ही झांग शियाओहो से शिकायत कर रहा था। किन्हू सबसे अच्छा है। जब वह स्वर्गीय चील पर बैठा होता है तो उसे अपने पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वांग टोंग ने अपना सिर उठाया और आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे बर्फ सफेद स्वर्गीय चील को देखा। किन्हू टीम का कप्तान और कमांडर था। वह एक स्वर्गीय ईगल जादूगर भी था। दूसरों को धीरे धीरे चलना था, लेकिन वह स्वर्गीय ईगल की सवारी कर सकता था। शिकायत करना बंद करो, जब तक कि तुम अपने उच्च अधिकारियों को यह न बता दो कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो और अपनी सजा स्वीकार कर लो। अन्यथा तुम्हें अभी भी मिशन पूरा करना है। झांग शियाओहो बेहतर मूड में था। अरे भाई फैन, आप बॉस जान कांग के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। अगर तुम नहीं पूछते तो मैं भूल जाता। उसे मुझे डांटे हुए काफी समय हो गया है। मैं एक मिशन पर हूं, इसलिए मैंने अभी तक बॉस झान कांग से संपर्क नहीं किया है। हालांकि मैंने सुना है कि डार्कविंग वुल्फ का सिर बो सिटी में वापस लाने के बाद वह लापता हो गया है। ठीक है, अगर मेरे पास बॉस जान कांग के बारे में कोई खबर होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं कुछ समय के लिए दूर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं सेना में कब वापस आ पाऊंगा। लिटिल फ्लेमबेले कैसी है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं टीम में सबसे अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति हूं। अगर मैं उन्हें हरा भी ना सकूं तो भी मैं भाग सकता हूं। हम सभी अधिकारी हैं, भगोड़ा जैसी कोई चीज नहीं होती। जो भी जिंदा बचने में कामयाब होगा वह सेना में वापस रिपोर्ट करेगा। बाकी लोग मर चुके हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। झांग शियाओहो मोफान से फोन पर बात कर रहे थे। वे अभी शियांची नहीं पहुंचे थे, इसलिए हाई अलर्ट पर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। फोन रखते ही वांग टोंग की आंखें आक्रोश से भर गईं। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम किसे कोस रहे हो? मैं कहता हूं कि अगर हम खतरे में पड़ गए तो तुम सबसे पहले मरने वाले हो। हे, ये तो बस एक उदाहरण है। झांग शियाओहो ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। एक उदाहरण भी नहीं? तुम्हारे साथ फोन पर कौन लड़का था? मैंने सुना है कि तुम उसे भाई कह रही थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इकलौती संतान हो? वांग टोंग ने ऊब भरे भाव से पूछा। झांग शियाओहो ने कहा, हम एक ही गली में पले बड़े हैं। वह मेरे सगे भाई से अलग नहीं है। जब मैं छोटी थी तब से वह मेरी देखभाल कर रहा है और अब भी करता है। आप एक अधिकारी हैं, एक इंटरमीडिएट जादूगर। आप एक बच्चे की तरह क्यों बोल रहे हैं जो किसी से आपकी देखभाल करने के लिए कह रहे हैं? वांग टोंग ने कहा, वह मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, ठीक है। सेना के सबसे ताकतवर सैनिक भी यहां की सारी गंदी चीजों को खत्म नहीं कर सकते। 9 लोगों का समूह धीरे धीरे शियांची पहुंचा। शियांची सिर्फ एक जगह का नाम था।
ये एक ऐसी जगह थी जहां बहुत कम वनस्पति थी। मिट्टी नरम थी, जिस पर बारीक सफेद रेत बिखरी हुई थी। यह महीन सफेद रेत दरअसल हवा और धूप के संपर्क में आने के बाद कंकालों का चूर्ण था। यह जमीन पर छिड़के गए नमक जैसा लग रहा था। स्थानीय लोग इसे सीधे नमक नहीं कहते थे, बल्कि इसे नमकीन जमीन कहते थे। शियानची, किनलिंग पर्वत के उत्तरी तलहटी और शियान के चांगान जिले के बीच समतल भूमि के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। चूंकि यह क्षेत्र थोड़ा डूबा हुआ था, इसलिए यह नक्शे पर एक तालाब जैसा दिखता था। बाद में इसे पूरी तरह से शियानची कहा जाने लगा। शियानची के उत्तर पूर्व में एक लंबा सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित क्षेत्र ज्यादातर किलों, चौकियों, रिले स्टेशनों और अवरोधों से जुड़े हुए थे, जिससे एक ऐसी व्यवस्था बनी जहां सेना तैनात थी, शिकारियों की बस्तियां और जादू संघ प्रभारी थे। इस बीच प्राचीन राजधानी में यहां रहने वाले राक्षस जानवरों की अनोखी प्रकृति के कारण प्राचीन राजधानी का सुरक्षित क्षेत्र विशेष रूप से स्थिर नहीं था। यह लंबी दीवारों से घिरा हुआ था। मिट्टी की दीवार एक रक्षात्मक दीवार थी, जिसे एक पृथ्वी जादूगर ने स्थापित किया था। चूंकि यह लगातार चलती रहती थी, इसलिए कुछ गांव जो मूल रूप से सुरक्षित क्षेत्र में थे, गलती से सुरक्षित क्षेत्र से बाहर चले गए। अगर ये गांव समुद्र तट के किनारे दक्षिण में या उत्तर में बसे होते, तो वे बहुत खतरे में होते। कुछ ही सालों में राक्षस जानवरों द्वारा उन्हें रौंदकर मार दिया जाता। हालांकि प्राचीन राजधानी में मरे हुओं से बचने के लिए खतरे में रहने वाली जनजातियों की विशेष क्षमता के कारण सुरक्षित क्षेत्र के बाहर अभी भी गांव थे। वास्तव में उनमें से काफी संख्या में थे। अन्य देशों में जादू संघों ने इन गांवों को चमत्कारों के गांव के रूप में संदर्भित किया, क्योंकि ग्रामीण बेहद साहसी थे। हमारा पहला गंतव्य यहां है, सनी बकरी गांव। वे पहाड़ की तलहटी में स्थित है, एक जनजाति जो किनलिंग पर्वत के उत्तरी तल पर खतरे में रहती है। यहां करीब 30 घर हैं। कैप्टन किन्हू आसमान से उतरे। उनके हाथ में एक नक्शा था जो काफी नया लग रहा था। नक्शा जितना नया होगा उतना ही बेहतर होगा। केवल नया नक्शा ही हाल ही में हुए बदलावों का वर्णन कर पाएगा। पुराने नक्शे हमेशा झूठ से भरे होते थे। इस गांव का नाम बहुत अजीब है, लू होंगजिंग ने कहा, जो एक शरारती बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। चलो ऐसी उबाऊ चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। किन्हू ने भौहें सिकोड़ी और दूसरों को बीच में बोलने नहीं दिया। टीम के रणनीतिकार शी शाओजू ने कहा, यहां से सनी गोट गांव की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। सूरज जल्द ही ढलने वाला है। क्या हमें कोई योजना बनानी चाहिए? चलो हम बस आगे बढ़ते हैं। हम और क्या कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये छोटे जीव और मरे हुए लोग हमारे महान जादूगरों की टीम को रोक पाएंगे? हम उनमें से हर एक को मार देंगे, लू होंगजिंग ने कहा। बहुत भोले मत बनो। यह मत भूलो कि इस जगह का पहले ही सर्वेक्षण हो चुका है। इसे ऑरेंज जोन में सूचीबद्ध किया गया है। किन्हू स्पष्ट रूप से एक सतर्क कप्तान था। जब उसने देखा कि उसके साथियों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, तो उसने तुरंत अपना चेहरा सीधा कर लिया। ऑरेंज जोन, रेड जोन, मैं भी उन जगहों पर अक्सर गया हूं, वांग टोंग ने बीच में टोकते हुए कहा। शिकारी संघ के लोग अक्सर राक्षस जानवरों के वितरण का नक्शा बनाते थे और राक्षस जानवरों के घनत्व को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग करते थे। राक्षस जानवर जितने अधिक घने और मजबूत होंगे, उनका रंग सफेद से नारंगी, फिर लाल और अंत में काला होगा, जो शहर के अलर्ट स्तर का संकेत देगा। हरा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र था। सफेद क्षेत्र वह स्थान था जहां राक्षस जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। नारंगी क्षेत्र राक्षस जानवरों का निवास स्थान था। इसे एक खतरनाक क्षेत्र माना जाता था। केवल अनुभवी शिकारी, विशेष समूह या शक्तिशाली जादूगरों को ही इसमें पैर रखने की अनुमति थी। लाल क्षेत्र खून से लाल क्षेत्र था। यह मौत का क्षेत्र था। राक्षस जानवरों से घिरा होना आसान था, क्योंकि उनकी संख्या ज्वार की तरह भारी थी। लाल और काले क्षेत्रों के बीच बैंगनी रंग भी था। बैंगनी क्षेत्र राक्षस जानवरों का साम्राज्य था। यहां तक कि सुपर जादूगर भी अगर वहां पैर रखते तो जिंदा वापस नहीं लौट पाते। जहां तक काले क्षेत्र की बात है,
वह एक निषिद्ध क्षेत्र था। किसी भी इंसान ने कभी वहां पैर नहीं रखा था और ऐसा लगता था कि राक्षस जानवर भी वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करते थे। हरा, सफेद, नारंगी, लाल, बैंगनी और काला, कुल 6 रंग थे। अंतिम 4 रंग, नारंगी, लाल, बैंगनी और काला, अलर्ट के 4 अलग अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करते थे। बो सिटी ने जो रक्त अलर्ट पहले सुना था, वह दूसरे स्तर का अलर्ट था। प्राचीन राजधानी मरे हुओं के साम्राज्य में स्थित थी। इसे चीन में सबसे ज्यादा अलर्ट लेवल वाला शहर माना जाता था। यहां रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट सुबह की घंटी की झंकार की तरह था, जो उन्हें हर रोज जगाता था। जो लोग चाय पी रहे थे, वे चाय पी रहे थे। जो गपशप कर रहे थे, वे गपशप कर रहे थे। और जो युद्ध के मैदान में जा रहे थे, वे युद्ध के मैदान में जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जगह की विशिष्टता के कारण जब सूरज अभी भी आसमान में ऊपर था, इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र पर अधिकांश क्षेत्र या तो हरे या सफेद थे। एकमात्र अपवाद एक नारंगी क्षेत्र था, क्योंकि किनलिंग पर्वत से राक्षस जानवर गलती से उसमें भटक गए थे। हालांकि जैसे ही सूरज डूब गया और भूमि की रक्षा करने वाली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, प्राचीन राजधानी के सुरक्षित क्षेत्र के बाहर का नक्शा पूरी तरह से लाल हो गया। जब रात हुई तो उस स्थान पर मनुष्यों का कब्जा नहीं रहा। लिंटोंग से आई विशेष टुकड़ी इस समय सुरक्षित क्षेत्र के बाहर खड़ी थी। डूबते सूरज की आभा गायब हो चुकी थी। उनके आसपास धुंधलका और मौत की आभा छाई हुई थी। नमक के रंग की महीन रेत से ढकी जमीन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चबा रहा हो या खटखटा रहा हो। यह झांग शियाओ हो का मरे हुओं की भूमि में प्रवेश करने का पहला मौका था। वह बेहद घबराया हुआ था और उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। मेरा पैर, मेरा पैर। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन अचानक कोई चिल्लाया। उस तीखी आवाज ने अभी अभी गिरी हुई रात में गूंज पैदा कर दी। झांग शियाओहो ने पलटकर देखा तो लू होंगजिंग सड़े हुए मांस के ढेर पर खड़ा था। उसके पैरों को कुछ जॉम्बी हाथों ने कसकर पकड़ रखा था। जॉम्बी के हाथ स्टील की छड़ों की तरह थे, जो लू होंगजिंग के टखनों को इस तरह जकड़े हुए थे कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। इस बीच दूसरे जॉम्बी के हाथ और पंजे लू होंगजिंग की जांघ को खरोंच रहे थे और फाड़ रहे थे। भूख से तड़प रहे जॉम्बी में से एक जॉम्बी जमीन से बाहर निकला और उसने अपना काला लोहे जैसा सिर लू होंगजिंग की जांघ पर रख दिया और उसे काटने लगा। टीम अभी भी अचंभित थी। जब तक उन्हें लू होंगजिंग को बचाने की याद आई, तब तक उसके घुटनों के नीचे सिर्फ खून से सनी सफेद हड्डियां बची थीं। वह बहुत दर्द में पीछे की ओर गिर रहा था। मत गिरो, कप्तान किन्हू चिल्लाया। एक बार लू होंगजिंग जमीन पर गिर गया तो वह सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया। जिस गति से मरे हुए लोग काट रहे थे और फाड़ रहे थे, वह पिरान्हा के झुंड से भी तेज थी। पृथ्वी तरंग। झांग शियाओ हो ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने तुरंत स्टार पात शाप का जाप किया। उन्होंने क्षेत्र की मिट्टी को नियंत्रित किया और बहती मिट्टी की दूसरी विशेषता का उपयोग करके ढीली मिट्टी को बलपूर्वक चट्टानों में बदल दिया। बहते हुए कीचड़ को दलदल या रेत में बदला जा सकता था, जो राक्षस प्राणियों से चिपक जाता और उन्हें हिलने से रोकता। हालांकि जब यह कठोर होता तो यह एक चट्टान जितना कठोर हो सकता था। झांग शियाओ हाओ लू होंगजिंग जिस जमीन पर खड़ा था, उसे ठोस चट्टानों में बदलने की कोशिश कर रहा था, ताकि जॉम्बी के पंजे रुक जाए, जो अभी भी स्वतंत्र रूप से हिलने में सक्षम थे। इस समय पृथ्वी तत्व आत्मा बीज बहुत प्रभावी था। जब झोंबी पंजा कठोर चट्टान के संपर्क में आया तो उसने लू होंगजिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के लिए वह लू होंगजिंग पर फिर से हमला नहीं कर सका। लू होंगजिंग का शरीर बेहोश होकर पीछे गिर गया। सौभाग्य से वह एक कठोर क्षेत्र में था, अन्यथा वह अपनी जान गंवा सकता था। उसे बचाओ, किन्हू ने वांग टोंग से कहा। वांग टोंग एक पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत विंड ट्रैक चालू किया और लू होंगजिंग की ओर दौड़ पड़ा। लू होंगजिंग के घुटनों के नीचे कोई मांस नहीं था। वांग टोंग ने तुरंत उसे उठाया और टीम में वापस ले आया। आह आह! चारों ओर से चीखें निकल रही थीं और उनके मुंह रेत से भरे हुए थे। जमीन से कई क्रूर और अजीब सिर उभरे।
जब वे 9 जीवित प्राणियों को घूर रहे थे तो उनकी आंखों से एक क्रूर लाल रोशनी निकल रही थी। खून की गंध ने उन्हें और भी अधिक कट्टर बना दिया। वे जमीन खोदने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि वे उन पर झपट सकें और उन्हें खा सकें। जमीन में दफनाए गए सभी मुर्दे मानव रूप में थे। प्राचीन राजधानी अनगिनत राजवंशों और राक्षस जानवरों के बीच युद्धों से गुजरी थी। युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या राक्षस जानवरों की संख्या से कहीं ज्यादा थी। हजारों सालों से निष्क्रिय पड़ी मृत आत्माओं का तो कहना ही क्या। मिट्टी अब सामान्य नहीं रह गई थी। यह मृत्यु की आभा से भर गई थी जो मृतकों को पोषण देती थी। जैसे ही सूरज की रोशनी बंद हो जाती, मृत जीव मिट्टी से बाहर निकल आते, जैसे कि अभी अभी उगी वनस्पति। भले ही वे मिट गए हों, वे अगले मौत के मानसून के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं। हालांकि कोई नहीं जानता था कि इस भूमि पर किस तरह का अभिशाप लगा था। चाहे यहां मरने वाले राक्षस हों या इंसान, ज्यादातर मरे हुए लोग इंसानों की शक्ल में ही थे। जानवरों की हड्डियों को जोड़कर एक अजीबोगरीब विशालकाय कंकाल बनाया गया था। सिर कुछ समय पहले किनलिंग पर्वतों से आए एक आधे सड़े हुए राक्षस जानवर का था, जबकि शरीर मानव कंकालों से बना था। या शायद यह एक ऐसा जानवर था जो मृत शरीर से ढका हुआ था और जिसके 4 अंग जमीन पर थे, लेकिन उसका सिर एक सड़ा हुआ मानव सिर था। किसी भी तरह से ये मरे हुए प्राणी स्वयं को मानव के आकार में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वे आधे मानव और आधे जानवर हों, या कुछ अधूरे शवों से मिलकर बने हों, या फिर केवल जानवरों के कंकालों से बने हों। वर्तमान में 9 लोगों की टीम ने जिन मरे हुओं का सामना किया था वे ज्यादातर इंसान थे। ये संभावना थी कि कुछ समय पहले यहां रहने वाले बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। जब मरे हुए जीव मिट्टी से पोषित होते थे और किसी लाश पर कब्जा कर लेते थे तो वे जमीन से बाहर निकलकर जीवित प्राणियों पर हमला कर देते थे। बच्चे, तुमने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी है। तुमने इस घमंडी आदमी की जान बचाई है, किन्हू ने झांग शियाओहो से कहा। झांग शियाओहो ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। यह सब पृथ्वी तत्व आत्मा बीज बहते दलदल की बदौलत था जो उसने झिझाओ घाटी में प्राप्त किया था। जब तक मरे हुए लोग जमीन से बाहर आते रहेंगे, झांग शियाओहो उन्हें रोकने में सक्षम होगा। चलो जल्दी करते हैं, सनी बकरी गांव पहुंचने के बाद हम सुरक्षित रहेंगे। ये मरे हुए जीव आसमान में पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले ही जमीन से बाहर आ गए और हमें चौंका दिया। सबसे अधिक संभावना है कि मृत्यु की प्रबल उपस्थिति सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर रही है, शिशाओजू ने कहा। टीम के पास कोई उपचारक नहीं था, इसलिए उनके पास रक्तस्राव रोकने के लिए लू होंगजिंग के पैर पर पट्टी बांधने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू होंगजिंग का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उन्हें जल्द से जल्द उसका इलाज करना था। जो दवा वे लाए थे उससे उसकी मौत और भी लंबी हो सकती थी। इस दर पर न केवल लू होंगजिंग अत्यधिक खून की कमी से मर जाएगा, बल्कि लाश के जहर से भी उसकी मौत हो जाएगी। मैं आगे चलूंगा, झांग शियाओहो ने स्वेच्छा से कहा। ठीक है, आपका आत्मा बीज उन्हें जमीन से बाहर आने से रोकने में सक्षम होना चाहिए। हे भगवान, इतने सारे मरे हुए लोग हमारी ओर आ रहे हैं। वे इतने सारे क्यों हैं? भले ही यह जगह ब्लड रेड जोन में आती हो, लेकिन रात में इतने सारे मरे हुए लोगों का आना समझ में नहीं आता। मुझे यकीन है कि कुछ समय पहले ही यहां बहुत से लोग मर चुके होंगे। सभी ने अपना स्वरूप समायोजित किया। हालांकि जब मरे हुए जीवों ने उन पर हमला किया तो वे पहले तो थोड़े घबरा गए, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गए। उनके पैरों के नीचे सभी तरह के जादुई स्टार पैटर्न टिमटिमा रहे थे। बर्फ, आग, बिजली और हवा की शक्ति बदसूरत मरे हुए जीवों की ओर बढ़ी, जिससे वे और भी अधिक चकनाचूर हो गए। तो इसी के साथ सीजन 7 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।